चेन्नई का विशाल नेहरू इंडोर स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। 51 साल के सिनेमा सुपरस्टार सी जोसेफ विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। उनकी बिल्कुल नई पार्टी तमिलगा वेट्री खड़गम यानी टीवीके ने 108 सीटें जीतकर सच में इतिहास रच दिया। एक नई पार्टी का अपने फैंस की भीड़ को एक राज्य जीतने वाली अनुशासित फोर्स में बदल देना, ये वाकई अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब इस उलटफेर का असली पैमाना देखिए। मौजूदा मुख्यमंत्री के स्टालिन, जिनका 2011 से कोलातूर सीट पर एक तरफा राज था, उन्हें टीवीके के उम्मीदवार वीएस बाबू ने हरा दिया। सोचिए, एक इतने बड़े स्थापित दिग्गज नेता को एक नई पार्टी के उम्मीदवार ने मात दे दी। वहीं दूसरी तरफ खुद विजय ने पेरंबूर और त्रिची ईस्ट दोनों ही सीटों से भारी जीत दर्ज की। बड़े बड़े नेताओं का इस तरह हारना जमीनी स्तर पर हुए एक बहुत बड़े बदलाव का सीधा सबूत था। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, एक सुपरस्टार से राजनेता तक का सफर। ये शुरुआत आखिर हुई कैसे? सच कहूं तो ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार बिल्कुल नहीं था। 1992 में नालयत हीरपू फिल्म की भारी आलोचनाओं से घिरी शुरुआत से लेकर 2009 में फैन क्लब बनाना, फिर 2024 में जाकर राजनीतिक पार्टी लॉन्च करना और 2026 में मुख्यमंत्री बनना, अगर ध्यान से देखें तो ये सब टॉप तक पहुंचने की एक बेहद सोची समझी और सधी हुई योजना थी। हर एक कदम को बहुत बारीकी से मापा गया था। इस चुनाव का सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या था? जनरेशन जी और 45 साल से ऊपर के मतदाताओं के बीच का एक सीधा मुकाबला। वो युवा जो शायद पहले कभी वोटिंग लाइनों में खड़े होना पसंद नहीं करते थे, उन्होंने अचानक रिकॉर्ड संख्या में वोट डालकर पूरा का पूरा खेल ही पलट दिया। पुरानी पीढ़ी की राजनीति को नई पीढ़ी का ये एक एकदम स्पष्ट और निर्णायक जवाब था। अब बढ़ते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ। फैन क्लब की ताकत को कैसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। 1.5 करोड़, जी हां, 15 मिलियन टीवीके के रजिस्टर्ड मेंबर्स का ये आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है। जो सफर सिर्फ 85,000 फैन क्लबों की एक छोटी सी शुरुआत से चला था, वो एक विशाल और अजेय राजनीतिक मशीन में बदल गया। इतना बड़ा कैडर बेस तो किसी भी पुरानी पार्टी के लिए बस एक सपना ही होता है, जो यहां हकीकत बन चुका था। लेकिन जीत के पीछे इनका असली मास्टर स्ट्रोक था इनका बूथ लेवल मैनेजमेंट। ये सिर्फ भीड़ जुटाना नहीं था। 69,000 मतदान केंद्रों पर पूरी पकड़ बनाई गई। हर बूथ पर 8-8 ट्रेन्ड वॉलंटियर्स की एक मिनी आर्मी तैनात थी और इस पूरी जमीनी फौज को मॉनिटर करने के लिए एक हाईटेक सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड का इस्तेमाल हुआ। ये बिल्कुल किसी कॉर्पोरेट स्टाइल की माइक्रो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी थी। और हाँ, राजनीति में कदम रखने और वोट मांगने से बहुत पहले ही ग्राउंड लेवल पर काम शुरू हो चुका था। नाइट स्टडी सेंटर चलाना, फ्री एजुकेशन सपोर्ट, ब्लड और आई डोनेशन कैंप और यहाँ तक कि फ्री फूड प्रोग्राम्स। इन लगातार किए गए भलाई के कामों ने लोकल कम्युनिटी के बीच एक ऐसा पक्का विश्वास पैदा किया जो बड़ी बड़ी रैलियों और भाषणों से कभी नहीं बन सकता था। चलिए अब चौथे पॉइंट पर आते हैं, विसल कैंपेन की वो अनोखी रणनीति जिसने चुनाव प्रचार का तरीका ही बदल दिया। प्रचार के मोर्चे पर दो बिल्कुल अलग तस्वीरें देखने को मिली। एक तरफ वो पारंपरिक पार्टियां थीं जो रैलियों में पैसे और फ्री बिरयानी बांटने पर निर्भर थीं, और दूसरी तरफ टीवीके का अभियान जिसे पूरी तरह वॉलंटियर्स ने चलाया और फैंस ने खुद फंड किया। उनका विसल कॉलम कैंपेन, यानी घर घर जाकर सीटी के आकार की रंगोली बनाना, ये बिना किसी शोर शराबे के सीधे साइलेंट वोटर्स के दिलों तक पहुंच गया। इनके मैनिफेस्टो ने भी एकदम सटीक निशाना लगाया। युवाओं के लिए एक नया एआई मंत्रालय और 5 लाख सरकारी नौकरियों का वादा, छात्रों के लिए नीट परीक्षा का कड़ा विरोध और आसानी से मिलने वाले एजुकेशन लोन, और महिलाओं के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय मदद। कुल मिलाकर बदलाव की उम्मीद कर रहे हर एक वर्ग के लिए एक क्लियर रोड मैप तैयार किया गया था। और अब हमारा 5वां और आखिरी अध्याय, शपथ ग्रहण तक का वो मुश्किल और चुनौतियों से भरा सफर। जाहिर है, सत्ता का ये रास्ता आसान नहीं था। टीवीके को कई गंभीर विवादों और दर्दनाक त्रासदियों का सामना करना पड़ा। करूर रैली में हुई दुखद भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गई। पुरानी फिल्मों के कुछ सीन्स पर फतवे जारी हुए और पत्रकारों के नाम पर फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाए गए। लेकिन पार्टी ने एक परिपक्व संगठन की तरह इन सभी संकटों का डटकर सामना किया और जवाब दिया। इन सब के बीच टीवीके ने अपनी विचारधारा एकदम साफ और पारदर्शी रखी। उन्होंने खुद को समतावाद, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय पर आधारित एक सेंटर लेफ्ट पार्टी के रूप में स्थापित किया। पारंपरिक सत्ताधारी पार्टियों को अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी माना
और दक्षिणपंथी दलों को अपना वैचारिक दुश्मन। इस तरह उन्होंने किसी भी चरम सीमा से जुड़ने से बचते हुए अपनी एक एकदम अलग पहचान बनाई। तो अब आते हैं फाइनल ऐतिहासिक जनादेश पर। 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा है 118। टीवी के 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई, लेकिन स्पष्ट बहुमत से सिर्फ 10 सीट पीछे रह गई। पर उन्होंने हार नहीं मानी। कांग्रेस, वीसीके और वामपंथी दलों जैसे अपने गठबंधन सहयोगियों के मजबूत सपोर्ट के साथ उन्होंने सफलतापूर्वक अपनी सरकार बना ली। तो आज के इस विश्लेषण के बाद एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल जहन में आता है। क्या फैन पावर ही हमारी राजनीति का भविष्य है? क्या एक समर्पित फैन बेस को सफलतापूर्वक सत्ता तक पहुंचाने का ये मॉडल अब पूरे देश के लिए एक नया ब्लूप्रिंट बनेगा? खैर, जो भी हो, इस चुनाव ने राजनीति विज्ञान की किताबों में एक नया और बेहद रोमांचक चैप्टर जरूर जोड़ दिया है। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।